चलो यार बच्चों, गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर, हेलो हेलो हेलो। आपका ग्रुप 1 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिप्रिसिएशन के बारे में देखा था, राइट। डिप्रिसिएशन एज पर एएस 10, कुछ छोटी छोटी बातें देखी थी, इंपॉर्टेंट है बेटा सारी। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। ये पॉइंट तक हो गया था बेटा हमारा। आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल असेट। ऑब्वियस सी बात है, लैंड पे वैसे भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। रीजन बोलो बेटा। क्योंकि वो जो ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है टू बी अ डिप्रिसिएबल असेट। कौन सी 4 कंडीशन थी? यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, बिजनेस पर्पज और उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी। तो लैंड ये कंडीशन यूज करती है, फुलफिल कर रही है, लेकिन पहली वाली कंडीशन लैंड फुलफिल नहीं करती। और कोई भी असेट को डिप्रिसिएबल असेट होने के लिए ये चारों कंडीशन फुलफिल करना है, देखा था हमने ऑलरेडी। सो बताओ मुझे, ये 4 में की पहली कंडीशन लैंड फुलफिल नहीं करती, उसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है, इसीलिए लैंड डिप्रिसिएबल असेट नहीं है, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जब कभी भी आपको बचपन में लैंड एंड बिल्डिंग आप देखते थे और आप बचपन से चार्ज कर रहे हो डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसमें कौन से कंपोनेंट पे होता है? बिल्डिंग वाले, लैंड पे नहीं। आ जाओ। सो क्या दिया है बेटा यहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल असेट्स एंड आर सेपरेटली अकाउंटेड फॉर इवन व्हेन दे आर अक्वायर्ड टुगेदर। इसीलिए अब देखो, अब लैंड और बिल्डिंग सेपरेट दिखते हैं आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ने मना किया, बोलता है लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट अकाउंट फॉर करो। भले ही आपने लैंड और बिल्डिंग एक साथ परचेस कर लिया, तो लैंड के लिए कितना कंसिडरेशन दिया और बिल्डिंग के लिए कितना दिया, आपने दोनों भी कंसिडरेशन को, पेमेंट को बाइफरकेट करना है और सेपरेटली अकाउंट फॉर करना है। ठीक है, वैसा कर लेंगे। लैंड नॉर्मली हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। देखो पहले वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है ना, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट डिप्रिसिएटेड। बरोबर है। फर्स्ट कंडीशन 4 में की, कोई भी असेट को डिप्रिसिएबल असेट होने के लिए वो 4 कंडीशन फुलफिल करना है। लैंड पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं। बिल्डिंग हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड आर डिप्रिसिएबल असेट। वेयर द लैंड हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका बेटा? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड हमने 25 साल के लिए लीज पे लिया, 15 साल के लिए लीज पे लिया, तो वहां पे कैसा है? लिमिटेड लाइफ है, तो वहां पे भले आप डिप्रिसिएट कर सकते हो। देन इट विल बी डिप्रिसिएटेड, यस और नो। लेकिन कौन से केस में? अगर लिमिटेड यूजफुल लाइफ है तो। सो एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। लीज होल्ड लैंड लिया, बोलो इस लैंड पे डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। हमारा खुद का खरीदा हुआ लैंड है, बोलो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? ना, यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। डिप्रिसिएशन मेथड एज पर 10, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा है सम ऑफ यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। मान लो कोई एक मशीन है जो उसके कार्यकाल में, जीवन में 1 लाख यूनिट बना रही है। कितने यूनिट? 1 लाख यूनिट पूरे उसके लाइफ में। और इस साल हमने 20,000 यूनिट बनाया, तो बोलो इस साल कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? वो मशीन अगर हमने लिया होगा 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए में उसके पूरे लाइफ में कितने लाख यूनिट बनाएगी? 1 लाख। इस बार कितने बनाए? 20,000। सो 1 लाख बनाने चाहिए थे टोटल पूरी लाइफ में, इस बार 20,000 बना लिए। बोलो कितना यूज कर लिया? 20%। तो इधर 10 लाख का भी 20%, खत्म डिप्रिसिएशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। 1 लाख यूनिट 10 लाख रुपए में, बोलो 20,000 यूनिट कितने रुपए यूज कर लिया। तो ये कौन सी मेथड है हमारी? सम ऑफ यूनिट। चार्ज हमने किस बेसिस पे चार्ज किया? ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। कितना था आउटपुट बेटा इस साल? 20,000। सर हमें एक्चुअल आउटपुट तो साल के आखिरी में पता चलेगा। हाँ बेटा, वो तो एक्चुअल निकाल लो या फिर एक्सपेक्टेड, यस और नो। ये इस हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। कौन थे इसमें? सम ऑफ यूनिट। इसी को प्यार से प्रोडक्शन यूनिट भी बोल देते हैं। इसी मेथड का एक और नाम क्या है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बाकी आपने 2 पहले से देखा हुआ है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। द डिप्रिसिएशन मेथड शुड अल्सो, एसएलएम में क्या होता है? आपका हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन कांस्टेंट। यस सार्थक, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा एंड डिमिनिशिंग में डिक्रीजिंग रहेगा। सर कैसे? ये देख लो, एक असेट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपये, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%, हर साल 10 10 10 10 कांस्टेंट है क्या?
ये कौन सी मेथड थी? स्ट्रेट लाइन मेथड। वही अगर मैं WDV की बात करूँ, फिर से कॉस्ट है 100 रुपये, पहले साल का डिप्रिसिएशन 10, बचा कितना? 90, दूसरे साल का 10% 9, इसके ऊपर निकालेंगे, रेट 10% है, बचा कितना? 81, तीसरे साल का इसके ऊपर 10%, बचा कितना? 72.9, चौथे साल का इसके ऊपर 10% 7.29। देखो हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम हो रहा है। पहले साल था 10, दूसरे साल था 9, तीसरे साल था 8.1, देन 7.2। देखो डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग चार्ज, इसीलिए WDV मेथड का एक और नाम है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यस और नो। हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम हो रहा है ना। ये कौन सी एसेट के लिए यूज होता है WDV मेथड? बचपन में पढ़ा है आपने, बोलो, फाउंडेशन में आते थे MCQs के ऊपर। कौन सी मेथड के लिए यूज होता है? कौन सी एसेट्स के लिए यूज होता है जनरली? डिमिनिशिंग बैलेंस कौन सी एसेट के लिए यूज होता है? नो, कौन सी मशीन, कौन से टाइप की? नो, ऐसी एसेट जहां पे हर अगले साल अमाउंट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है वैसे वैसे उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। तो आपको जब मालूम है कि एक खर्चा बढ़ रहा है, क्या नाम है उसका? रिपेयर मेंटेनेंस। तो ऐसा डिप्रिसिएशन लो ना कि जिसके अंदर में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, ताकि मैच हो जाए, P&L के ऊपर बर्डन आ जाएगा ना। तुमने मेथड भी ऐसी सिलेक्ट किया जिसमें हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ज्यादा है और उस एसेट के ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस भी हर अगले साल ज्यादा है, तो अननेसेसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सो जब आपको समझ रहा है कि जैसे जैसे एसेट पुरानी होगी वैसे वैसे उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, तो ऐसी मेथड देखो जिसमें डिप्रिसिएशन का खर्चा कम होगा। दोनों भी खर्चे बढ़ने वाले ही आपने देख लिए, तो P&L की कमर टूट जाएगी ना। P&L के डेबिट साइड में बर्डन नहीं बढ़ेगा क्या? मैचिंग नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? यस और नो। दैट्स वाई एग्जाम में MCQ आता है, काफी बार इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, फाउंडेशन इंटर में क्या पूछती है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किस टाइप की एसेट के लिए यूजफुल है? किस टाइप की? तो ऐसी टाइप की एसेट जहां पे हर अगले साल रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, तो उस टाइप के एसेट के लिए आपने WDV मेथड यूज करना चाहिए। रीजन, क्योंकि इसमें हर अगले साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम हो रहा है। राइट, क्लियर है? और इनकम टैक्स एक्ट भी कौन सा मेथड बोलता है? WDV मेथड। इनकम टैक्स एक्ट ने कंपलसरी कौन सी मेथड की है? WDV। आगे आप पढ़ोगे। सो नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन मेथड शुड आल्सो बी रिव्यूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे हम लोग असेट का यूजफुल लाइफ हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते, असेट का आपका यूजफुल लाइफ देखा था ना हमने, उसके बाद में असेट का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते, वैसे हर बैलेंस शीट डेट पे आपने डिप्रिसिएशन का मेथड भी क्या करना है? रिव्यू करना है, चेक करना है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी जो मेथड इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? यस और नो। सो हर बैलेंस शीट डेट पे आपने रिव्यू करना है, चेक करना है सब कुछ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो यस आप क्या करोगे? उस समय मेथड चेंज कर दोगे। उस समय आप क्या करोगे? मेथड चेंज कर देंगे। आगे, इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, देन मेथड शुड बी चेंज टू सूट द चेंज पैटर्न। सिंपल है ना, कॉमन सेंस है। आप भी तो हर साल 1 जनवरी को अपने आप को रिव्यू करते हो, 31 दिसंबर को, और आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव करने चाहिए तो आप नए नए रिजोल्यूशन पास करते हो। वो अलग बात है, कितने हम लोग फॉलो करते हैं कितने नहीं करते, बट रिव्यू करते हैं कि नहीं करते। और उसके बाद में फिर हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं आज से हम लोग ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, और अपने आप को उस हिसाब से बदल देते। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग बदल देंगे। अगर चेंज्ड पैटर्न के हिसाब से पुरानी वाली मेथड सूट नहीं कर रही है तो नई मेथड हम लोग करेंगे। आगे, when such a change in depreciation take place, change should be accounted for as a change in accounting estimate. Very important. जब कभी भी हम लोग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के अंदर में चेंज करते हैं, क्या बोला है बेटा? उस चेंज को अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे। एंड द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट एंड फ्यूचर पीरियड शुड बी एडजस्टेड। ये एक बात, और ये दूसरी बात है। देखो आपकी दुनिया में आज तक आप लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन
कि मेथड जो फॉलो करते आ रहे थे पिछले पीरियड में, वो मेथड अगर आप इस पीरियड में फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड चेंज कर दिया। सर जैसे कि आज तक हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे एट कॉस्ट, इस बार से हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। ओहो, हमने मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज कर दिया। तो ये जो चेंज किया हमने हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया। पहले कैसा होता था, चेंज इन मेथड भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता था, बरोबर है क्या? लेकिन अब क्या बोलते हैं लोग कि अगर आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया तो डिप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंज आएगा ना, तो अमाउंट में जो चेंज आ रहा है, फिगर में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने की वजह से जो डिप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंज आ रहा है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। यस और नो? ये बात समझ में आई बेटा सभी को? पक्की बात? डन। सो अमाउंट में चेंज आया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और एक अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल देता हूँ। आज तक हम लोग आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट नहीं करते थे, इस बार से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगेन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आज तक करते नहीं थे, इस बार से कर रहे हैं। यस और नो? सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में फर्क समझना है। इसके ऊपर आगे भी है और एक कंसेप्ट आने वाला है, एक स्टैंडर्ड भी है आपको। यस और नो? तब देखेंगे हम लोग बेटा। आ जाओ आगे। और ये दूसरा क्या बोल रहे मालूम है क्या? जब आप मेथड चेंज करते हो तो जो भी डिप्रिसिएशन में इंपैक्ट आएगा, जो अमाउंट में चेंज आएगा, आपको उसे एडजस्ट करना होगा। बाय द वे एक चीज बता देता हूँ, हमारी जो रिस्पेक्टेड ICMAI की इंस्टीट्यूट है, हम लोग ये चेंज अब आज के तारीख में रियल लाइफ में एडजस्ट नहीं करते। पहले होता था, बट ये मॉड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बट बाय द वे लेटेस्ट मॉड्यूल है, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन का डाउनलोड किया हुआ है। एक्चुअल में रियल लाइफ में अभी एडजस्ट नहीं होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए, सॉरी करंट और फ्यूचर के लिए आपने एडजस्ट करना है, जो भी भूतकाल में चेंज किया। बट अब क्या कहते हैं वो लोग, एडजस्ट करने का काम नहीं है, यहाँ से आगे जो भी नई मेथड है यहाँ से आगे चलने दो, एडजस्ट करने का काम नहीं। बट हमारे CMA के मॉड्यूल में एडजस्टेड लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजस्टेड, राइट? क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? वही अगर CA और CS कोर्स की बात करूँ तो उनके मॉड्यूल में एडजस्टेड नहीं है, राइट? बट हमें एडजस्ट करना है। सर कैसे आएगा? इसी में अभी थोड़ी देर बाद आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बार बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, उनको पता भी नहीं कि कितना बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर क्या हो सकता है। यस और नो? आ जाओ आगे। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कैलकुलेटेड। हाँ, डिप्रिसिएशन के यही 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजन बता देता हूँ। कोई भी एसेट के डिप्रिसिएशन का अमाउंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? उसकी कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ और उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये कोई भी फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में मेजर यही 3 फैक्टर आपको दिखेंगे, इसीलिए इन तीनों को इन्होंने क्या बना दिया? इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस और नो? ये बात समझ में है बेटा सभी को? पक्की बात? चलो आगे। सर कैसे? जरा SLM का फॉर्मूला बताना है मुझे। डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला वाला फॉर्मूला बोलो बेटा। एस्टिमेटेड कॉस्ट, सॉरी हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। देखो तो फैक्टर नंबर आपका 1 2 3, देखो दिख रहा है क्या? 1 2 3, यही 3 फैक्टर है। इन्हीं के भरोसे आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट प्लस माइनस होते रहता है। यस और नो? क्लियर है? सब लोग साथ में बेटा? सही जा रहे? किसी बच्चे को कोई डाउट रहा तो तब के तब पूछना है। आ जाओ। एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है। रिवाइज AS10 ऑल्सो प्रिस्क्राइब द सेम। हम भी वही करते हैं रियल लाइफ में, पहले से वही करते आ रहे। डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। अच्छा, यूजफुल लाइफ कैसे कैसे हो सकती है? मेरा आपसे सवाल है, यूजफुल लाइफ क्या हर बार टाइम में ही रहेगी क्या? ईयर्स मंथ टाइम में ही रहेगी क्या, कि वो कुछ और भी हो सकती है यूजफुल लाइफ? सवाल समझ में आया सभी को? क्या यूजफुल लाइफ हर बार समय टाइम में ही रहेगी कि कोई और फैक्टर में भी मेजर कर सकते हैं? बोलो कैसे? हाँ, तो वो तो टाइम ही हो गया ना। वेरी गुड। प्रोडक्शन में भी हो सकता है। तो यूजफुल लाइफ मे बी इन टाइम, यूजफुल लाइफ मे बी इन यूनिट।
मैंने अभी तो एग्जांपल लिया, एक असेट उसके जीवन में 1 लाख यूनिट बनाएगी, तो वहां पे यूजफुल लाइफ किस में मेजर किया, इन यूनिट्स, या फिर अदरवाइज कैसे मेजर करते हैं, इन टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, यस और नो। असेट कितने साल चलेगी, 10 साल। असेट कितने साल चलेगी पता नहीं, बट वो असेट उसके लाइफ में 1 लाख यूनिट ही बना सकती है। अब वो आप 1 साल में बनाओ, 2 साल में बनाओ, या 50 साल में बनाओ, तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ कैसे है, इन यूनिट। सो यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स भी हो सकता है और इन टाइम भी हो सकता है। क्या बोलते हो, यस और नो। टाइम घंटों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, सालों में भी हो सकता है। घंटों में मशीन आवर मेथड, असेट का यूजफुल लाइफ आवर्स में दिया रहता है, 1 लाख घंटे, 10 लाख घंटे, 50 लाख घंटे, यस और नो। और यूनिट्स में भी हो सकता है, यूनिट्स मतलब वो असेट उसके जीवन में 10 लाख यूनिट बनाएगी। अब वो आप 1 साल में बनाओ, 2 साल में बनाओ कि 10 साल में बनाओ, यूजफुल लाइफ कैसी है, इन यूनिट्स। सो कैसे भी रहने दो, बट बोलेंगे क्या उसको, यूजफुल लाइफ है। कहने का मतलब सुनना जरा, एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू, एक असेट का यूजफुल लाइफ 10 लाख यूनिट्स है, तो बोलो उसे क्या बोलेंगे, एक असेट का जो लाइफ है वो 10 लाख यूनिट है। ऑप्शन ए यूनिट लाइफ, मैक्सिमम बच्चों ने टिक कर दिया, यूनिट्स लाइफ है ना, यूनिट लाइफ कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। 10 लाख यूनिट है, उसके टोटल लाइफ में वो कितने यूनिट बनाएगी, 10 लाख यूनिट। और पहला वाला ऑप्शन क्या दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट लाइफ। दूसरा ऑप्शन यूजफुल लाइफ, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक लाइफ, चौथा ऑप्शन और कुछ कुछ दे दिया। करेक्ट आंसर इज स्टिल यूजफुल लाइफ। यूनिट लाइफ नहीं बोलना, यूनिट लाइफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यूजफुल लाइफ यूनिट में मेजर करो चाहे टाइम में, बोलेंगे दोनों को भी यूजफुल लाइफ, बोलेंगे क्या दोनों को, यूजफुल लाइफ, चाहे यूनिट में हो चाहे टाइम में हो, यूनिट लाइफ नहीं बोलना है, राइट। आ जाओ आगे देखो और क्या बोला है। अच्छा, अब शेड्यूल 2 और S10 दोनों ने क्या बोला, डिप्रिसिएशन चार्ज करो यूजफुल लाइफ के बेसिस पे, ठीक है कर लेंगे भैया हम। और उसके बाद आगे बोला है, कंपनी अडॉप्ट द यूजफुल लाइफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और यूजेस अ रेसिडुअल वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड देन अबव। हाँ, काम की चीज है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे कंपनी चेंज कर रही है, जैसे स्केड्यूल्स में कुछ अलग दिया है और एक्चुअली कंपनी कुछ अलग कर रही है। स्केड्यूल में बोला है जैसे इस टाइप के एसेट का यूजफुल लाइफ ये होना चाहिए, कंपनी ये कर रही है, तो अलग किया ना आपने, स्केड्यूल कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो, तो यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट, यू हैव टू, ये बोलना है इस पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप डेली शाम में 7 बजे घर जाते हो, आपको बोलना पड़ता है क्या, मम्मी आज मैं 7 बजे घर पे आ रही हूँ, आज 7 बजे घर पे आ रहा हूँ, आज और 7 बजे गए मैं 7 बजे, तो मम्मी क्या बोलेगी, क्यों परेशान कर रहा है, एक काम कर, जिस दिन कुछ तू अलग करेगा, जिस दिन कुछ अलग करेगा उस दिन बोल देना। फिर कोई दिन आप रात में 12 बजे घर पे जाने वाले हो, आज पार्टी है दोस्त के यहाँ पे, तब आपको बोलना पड़ेगा यस, क्योंकि रेगुलर से अलग हुआ, अलग हुआ तो आपको क्या देना पड़ता है, डिस्क्लोजर। फिर मम्मी को आप बोलोगे कि मैं आज 12 बजे घर पे आऊंगा या 12 बजे घर पे आऊंगी, फिर मम्मी का अगला सवाल, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पढ़ाई नहीं है क्या, यस और नो। सो डिस्क्लोजर आपको देना जरूरी है। तो वैसे ही कंपनी जब कभी भी अपनी पॉलिसी या एस्टिमेट कुछ में कहीं पे भी फर्क आता है, यूजुअल चीज से कुछ अलग चीज होती है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू डिस्क्लोज सच फैक्ट। सर डिस्क्लोज करके क्या कर लेंगे, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, किसके लिए, बाय द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को समझ में तो आए कि हमारा पैसा जिस कंपनी में लगा हुआ है उस कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है, यस और नो, सारी चीज समझ में आनी चाहिए ना। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, हर छोटी छोटी बातों का आपने क्या देना है, डिस्क्लोजर। और अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ऐसा बोला जाएगा कि आपके कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे, और ऑडिटर उसकी रिपोर्ट कैसे देगा, एडवर्स, निगेटिव मार्क देगा रिपोर्ट में, यस और नो। चलो आगे, उसके बाद प्लीज ध्यान देना, आगे है बेटा आपका फिक्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी के और भी नाम है, इतने नहीं है सिर्फ, फिक्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, इसी का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। शाम तेरे कितने नाम, 1 2 3 4 5 नाम।
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और आखिरी में आपका मेरा फेवरेट स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं हमने देख लिया था, एक ग्राफ बनाया था एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लिया था टाइम पीरियड, वाई पे लिया था डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन के पॉइंट में ड्रॉ करूं हर साल और सारे पॉइंट को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। डन। लिखे बेटे सभी ने नाम। सो एग्जाम में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आए तो घबराना मत, कौन सी मेथड है, स्ट्रेट लाइन। एक हिस्टोरिक कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, बोलो तो 10% किस पे लिया था, ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर से 10% किस पे लिया, ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर से 10% किस पे लिया, ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर से 10% किस पे लिया, ओरिजिनल कॉस्ट। ओहो, देखो हर साल डिप्रिसिएशन के रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस एसेट की कॉस्ट से। ये लॉजिक है कि उसका नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। समझ में आया सभी को। और फिक्स और इक्वल क्यों, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल है, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल, फिक्स है। डन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, फिक्स पोर्शन ऑफ द कॉस्ट राइट ऑफ होगा, अलोकेट होगा, सच डिप्रिसिएशन बिकम एन इक्वल अमाउंट, ठीक है मालूम था। और फॉर्मूला इसका क्या था बेटा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ले बेटा, डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये एक फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का। एक और फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का, लिखो मेरे साथ साथ, डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इफ, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, सो उस समय क्या रहेगा आपका डिप्रिसिएशन, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। लिख लो, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। दो फॉर्मूला है, कौन सा कब यूज करोगे, अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्वेश्चन में अगर डिप्रिसिएशन का रेट दिया और बोला स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला। सर रेट दिया और फिर भी मैंने पहला वाला यूज कर लिया, 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। रेट दिया है तो स्क्रैप वैल्यू कभी भी माइनस नहीं करना, रेट दिया है मतलब उन्होंने सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही रेट दिया हुआ है। कोई भी मेथड हो, स्ट्रेट लाइन ही नहीं, कोई भी मेथड हो, रेट अगर दिया है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करते, स्ट्रेट वे कॉस्ट इनटू रेट। हर बार देखो रेट इनटू क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट, इसीलिए इसका नाम ओरिजिनल और हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड भी है। आ जाओ, दोनों फॉर्मूला लिखा सभी ने, बहुत सिंपल है। अब अच्छे से ध्यान देना, कॉस्ट दे दिया मशीन का, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज दे दिया है। अच्छा ये तो चीज आपको बताया ना, असेट खरीदा बेटा कितने का, 90,000 का। असेट खरीदने के बाद रेडी फॉर यूज करने तक के कुछ नेसेसरी एक्सपेंस कितने की है, 10,000। बोलो असेट का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1 लाख, और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 20,000, यूजफुल लाइफ कितनी है, 8,000, और कुछ है क्या, नो। चलो बताओ तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, रेट दिया इसमें, रेट नो, रेट नहीं दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहला या दूसरा, पहला। बोलो क्या था, मशीन 1 का डिप्रिसिएशन, बोलो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बोल बेटा कॉस्ट कितना था, 90 प्लस 10, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू 20, यूजफुल लाइफ 8। बोलो हर साल कितना है डिप्रिसिएशन, 10,000, खत्म। हर साल कितना आ गया, 10,000। एक और सवाल पूछूंगा छोटा सा इसी मशीन 1 के लिए। मशीन 1 का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो गया देन, क्या पूछा मैंने, वेरी गुड, सिंपल, 10,000 हुआ ना, 10,000 ये कॉस्ट पे, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 1 लाख, कॉस्ट 1 लाख है ना, 10,000 ये 1 लाख पे कितना परसेंट है, 1 लाख। देयरफॉर आप भी लिखोगे, देयरफॉर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। लिखो, लिखते जाओ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, है ना। 10,000 ये 1 लाख पे 10% है। दो चीजें निकाल ली मशीन 1 की, बरोबर है क्या।
लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 मॉड्यूल का पेज नंबर 61। हाँ, अगर आपका मॉड्यूल चेंज हो गया है, नया पुराना कुछ है, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर डिप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन पहला ही है, बरोबर है, डन। चलो ऐसे मशीन 2 का निकालो। बोलो मशीन 2 की परचेस प्राइस थी 24। ओहो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 7। 24 और 7 31। 31 माइनस 3100 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 ईयर। बोलो कितना है बेटा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 4650। ये आ गया अमाउंट। देयरफॉर रेट बता दो। रेट ये 4650 31 पे कितना परसेंट है? 15% है ना? यस और नो? चलो आगे की दोनों सेट का फटाफट से कैलकुलेट करो। देखो अगली सेट कौन सी है? 1,05,000 प्लस खरीदने के लिए खर्चा, रेडी फॉर यूज करने के लिए खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 20,000, बराबर है। आ जा बेटा 1,05,000 प्लस 20 1,25,000। मशीन 3 का लिख रहा हूँ। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था 15 प्लस 20 1,25,000। ये 125 कैसे आया समझ में आया सभी को? 125 कैसे आया समझ में आया? परचेस प्राइस प्लस रेडी फॉर यूज करने तक जो भी खर्चे उस असेट को हमने उस असेट के लिए रेडी फॉर यूज करने के लिए इनकर किए। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। असेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लेकर आने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंस इनकर किए, वो सारे खर्चे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो असेट की वैल्यू में क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, ऐड करना है। यस और नो? सो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बोला बेटा? टू बी कैपिटलाइज। टू बी मतलब करना बाकी है, अब करना पड़ेगा। सो 1,05,000 प्लस 20 125 समझ में आए, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 12,500 अपॉन, होशियार बच्चा लिख लेता है बेटा सारी चीजें पट 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 पट, हाँ, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 3 इयर्स। बता दो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया? देयरफॉर रेट बता दो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अरे ऊपर जो लिखा है इसी को पलटा दो ना, रेट निकालना है तो डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, कॉस्ट पलटा दो उस फॉर्मूला को। इक्वल टू के इधर आ गया है ना, इक्वल टू के इधर था, राइट में था, मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया, ये कॉस्ट तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। सो डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, यही फॉर्मूला है क्या? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट। परसेंटेज में चाहिए तो गुणेला 100 इंटू 100। बोलो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया था बेटा आपका? हाँ 30। ओके, सो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 37,500। यहां से पहले डिप्रिसिएशन निकाल के उस फॉर्मूला में रख दिया, अपॉन कॉस्ट कितनी थी? 1,25,000। बताओ बेटा कितना? 30%। सो लिख दिया 30% आया रेट। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 37,500, बराबर है क्या? अच्छा ये इसको, हाँ ये भी निकालिए ना। नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा कॉस्ट कितना है? 250 प्लस 30, 250 प्लस 30 कॉस्ट ऑफ द मशीन 2,80,000 आएगा क्या? ये आ गया कॉस्ट। हाँ उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 56,000 माइनस 56,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है बेटा? 5 साल। बोलो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया? हाँ 40। ओके, और ये परसेंटेज में कितना है? 2,80,000 पे 16%। ठीक है, सिंपल था, कर पाओगे? कोई दिक्कत आएगी इसमें? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस क्या ध्यान रखना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ असेट।
असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन और टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या करना है, एसेट के वैल्यू में ऐड करना है, राइट। आगे, अ मशीन परचेज फॉर ₹7 लाख, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज इंस्टॉलेशन 3 लाख। बोल बेटा असेट का कॉस्ट कितना हो गया, फिर कॉस्ट इज इक्वल टू 7 + 3 लाख यानी 10 लाख, यस और नो। आगे और बढ़ते, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 20% अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दे दिया है, 20%। मेथड कौन सा बोला है, मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से साल का डिप्रिसिएशन पूछा है, फर्स्ट ईयर। की फर्क पैदा है, कोई भी साल का पूछो, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल सेम है, फर्स्ट ईयर का पूछो, लास्ट ईयर का पूछो, सेकंड ईयर का पूछो, थर्ड ईयर का पूछो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साल का पूछो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन सेम ईच एंड एवरी ईयर। सो और ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 14। असेट कब खरीदा था, कुछ डेट दिया है क्या, दिया है ना। ओ हो, असेट अगर इस डेट को लिया तो कितना रहेगा, असेट इस डेट को लिया कितना रहेगा, असेट इस डेट को परचेस किया कितना, और इस डेट को परचेस किया इतना। सो 4 अलग अलग केस है। ये क्या है, डेटा गिवन, टॉ। चलो अब पहली केस ए बोलो बेटा, फॉर्मूला में लिख दूं एक बार का फॉर्मूला लिखता हूँ, बाद में बार बार लिखने की जरूरत नहीं। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये कब का रहता था, इफ रेट नॉट गिवन, बराबर है। उसके बाद डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इफ रेट गिवन। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहला क्या दूसरा, क्योंकि रेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। आ जाओ, सो दूसरा वाला फॉर्मूला, डिप्रिसिएशन इफ रेट इज गिवन। बोलो कॉस्ट कितना है एसेट का, 10 लाख, इनटू रेट कितना है, रेट 20% दिया है ना। बोलो कितना आ गया, 2 लाख। ये 2 लाख कितने मंथ के लिए, फॉर अ ईयर, फॉर 12 मंथ, है ना, पर एनम होता है ना ये। बताओ अगर असेट ये मैंने केस 1 में 1 अप्रैल 13 को खरीदा और इसका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 14। ओ वाह, फर्स्ट ईयर में पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी फर्स्ट ईयर में कोई टेंशन नहीं। 1 अप्रैल 13 को असेट खरीदा और ईयर एंड कब है, 31 मार्च 14, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में असेट पूरे 12 महीने यूज हुआ है या फिर रेडी फॉर यूज था। एक्चुअली उससे कोई लेन देन नहीं, 12 महीने रेडी फॉर यूज था, खत्म। पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, खत्म। ये 12 महीने का ही क्या, यस। अब सेकंड केस बी, असेट कब खरीदा, जुलाई में। रुको, 1 जुलाई 2013, अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए, जुलाई से आगे अगले 31 मार्च तक 9 महीने हैं। सो 2 लाख ये 12 महीने का है। सो सेकंड केस में इफ एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई देन 2 लाख ये 12 महीने का है, तो बताओ 9 महीने का कितना, 1 लाख, खत्म। तीसरी केस, 1 अक्टूबर को खरीदा, ओहो 1 अक्टूबर से आगे 31 मार्च 14 तक, जिस दिन असेट रेडी फॉर यूज हुआ, सुनना, जिस दिन असेट रेडी फॉर यूज हुआ वहां से लेके ईयर एंड तक। पहले केस में असेट रेडी फॉर यूज कब हुआ, 1 अप्रैल 13 से ईयर एंड 31 मार्च 14, 12 महीने का, 1 साल। सेकंड केस में असेट कब खरीदा, 1 जुलाई रेडी फॉर यूज, वहां से लेके ईयर एंड तक, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने। तीसरे केस में असेट रेडी फॉर यूज कब हुआ, 1 अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, 6 महीना होता है, तो 6 महीने का निकालेंगे। सो थर्ड केस में असेट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 13, देयरफॉर 6 मंथ का। बता बेटा 2 लाख ये 12 महीने का है, निकाला ना हमने, तो इनटू 6 मंथ का कितना, 1 लाख। फोर्थ केस में 1 जनवरी को लिया, ओह, सो असेट रेडी फॉर यूज से ईयर एंड के डेट तक। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया तब भी। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया तो इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करेंगे क्या। मैंने ये बोला रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया तो स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं करना। मैंने ये कभी नहीं बोला कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड नहीं करना, वो तो कॉस्ट है ना। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ द असेट। तो यस, रेट दो ना दो, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ असेट। आप अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते हो, बस इस कारण से कि रेट दिया है या नहीं दिया है, यस और नो। सो वो ऐड होगा बेटा, नेहा। चलो आगे, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। बोलो भाई क्या है यहाँ पे, असेट परचेस किया, परचेस ऑन 1 जनवरी 14,
यहाँ से लेके 31 मार्च 14 कितने महीने होते हैं? 3 महीने। सो 2 लाख ये 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना आगे के बेटा हमारे सारे डिप्रिसिएशन डन। कितना आएगा? 50। सो चेक कर लो, 1.5 लाख, 1,50,000 और पहले वाला 2 लाख। पहले वाला कितना था? 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। नेक्स्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बहुत ही प्यारी मेथड है, अच्छे से ध्यान देना। क्या कहना है बेटा इस मेथड का, है ना? नेक्स्ट मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डन। क्लियर? आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। क्या कहना है इसका? नाम में मीनिंग है, हर बार WDV पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर WDV क्या होता है? कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है वो WDV है। सर इस मेथड के लिए, सारे मेथड के लिए? सारे मेथड के लिए। सर नहीं समझा, सुनो ध्यान देना। सुनो बेटा, समझ ले, स्ट्रेट लाइन मेथड है। असेट की कॉस्ट है 100, रेट है 10%। बोलो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर बचा 90, डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर फिर से कॉस्ट पे 10% ना, बचा 80, डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर फिर से कॉस्ट पे बचा 70। कुछ बात समझ में आई क्या? तो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग बोलते हैं BV और WDV। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में भी, हाँ कोई भी मेथड रहो, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन अगर लेस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? BV, बुक वैल्यू, और WDV दोनों एक ही चीज है, बुक BV और WDV। अब अगर मैं मेथड चेंज कर दूं, ये क्या है बेटा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ये है WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये है WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। BV और WDV, ये था फर्स्ट ईयर, ये था सेकेंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको क्या मिला? WDV एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर। 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको क्या मिला बेटा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। यस और नो? अब मेथड है WDV। अब मेथड कौन सी है बेटा? WDV। बहुत सिंपल है, WDV कॉस्ट है असेट का 100 रुपये। बोलो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। अभी अभी असेट खरीदा 100 रुपये की, तो बुक में कितने पे लिखा होगा? 100 रुपये। अभी अभी असेट खरीदा 100 रुपये की, तो बुक में कितना लिखा होगा? 100। तो पहले साल यही 100 कॉस्ट है और यही 100 BV है, WDV है। यस और नो? सो इसी के ऊपर 10% ले लेते हैं। बोलो बचा कितना? ये क्या है? लेटेस्ट वाला WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर और BV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सेम लॉजिक। बोलो अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, क्या नाम है मेथड का? WDV मेथड। मेथड का नाम हिस्टोरिक कॉस्ट होता तो हर बार मैं हिस्टोरिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता। मेथड का नाम WDV मेथड है तो हर बार किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रिस्पेक्टिव WDV से। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन पूछा है तो WDV पहले साल का लूंगा या दूसरे साल का? खत्म। दूसरे साल का WDV 100 है कि 90 है? दैट्स वाई मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया। बोलो बचा कितना? 9 माइनस करने के बाद 81। अब बोलो ये 81 क्या है? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर और BV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। यस और नो? अगेन तीसरे साल का डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। रुको, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं तीसरे साल का डिप्रिसिएशन में भी हर बार किससे मल्टीप्लाई करता? कॉस्ट से, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन हिस्टोरिक कॉस्ट, पहले जो पढ़ा था। लेकिन इस मेथड का नाम क्या है जो हम लोग कर रहे हैं? WDV। तो तीसरे साल में भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तीसरे साल के WDV से। चौथे साल के डिप्रिसिएशन के लिए चौथे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले साल के डिप्रिसिएशन के लिए पहले साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करूंगा, और पहले साल के स्टार्टिंग का WDV मतलब कॉस्ट। दूसरे साल के डिप्रिसिएशन के लिए दूसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करूंगा। तीसरे साल के डिप्रिसिएशन के लिए तीसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करूंगा। करो, कितना आया? 8.1।
बोलो बचा गया WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर 72.9। कुछ समझ में आया बात? सिंपल है, पक्की बात। सो मेथड कोई भी हो, कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या बचता, क्या है, WDV। अब वो डिप्रिसिएशन कुछ कुछ केस में कॉस्ट पे निकालते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड। वही डिप्रिसिएशन कुछ कुछ केस में WDV निकालते हैं, WDV मेथड। क्लियर हुआ? कुछ बात समझ में आ रही? चीजें धागे खुल रहे सब बरोबर? चलो आगे। सो ये वाली थी हमारी अभी की मेथड, ये लिख लो। सो हर बार मल्टीप्लाई किससे करना है? सो यहाँ पे फॉर्मूला अगर बनाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, डिप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड इज इक्वल टू, बोलो रिस्पेक्टिव ईयर WDV। सर रिस्पेक्टिव ईयर WDV मतलब क्या? जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है उस साल के स्टार्टिंग का WDV। जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है उस साल के स्टार्टिंग का WDV। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो तीसरे साल के स्टार्टिंग का WDV। बाय द वे एक चीज बताओ, तीसरे साल का स्टार्टिंग का WDV कैसे निकालेंगे? अब आपको डायरेक्टली पूछ लिया WDV मेथड में तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालो, तो आपको तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए तीसरे साल के स्टार्टिंग का WDV पहले निकालना पड़ेगा ना, स्टेप नंबर 1, और फिर स्टेप नंबर 2 इस WDV से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट को। तो तीसरे साल के स्टार्टिंग का WDV कैसे निकालेंगे? सवाल। तीसरे साल के स्टार्टिंग का WDV कैसे निकालेंगे? सवाल। जवाब, पहले 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करके। सिंपल है ना? सो वो भी फॉर्मूला लिख के देता हूँ, रिस्पेक्टिव WDV मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इंस्टीट्यूट बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लेती है, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद जब आंसर देखते हैं तब समझ में आता है अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ पूछने के मतलब उसमें उन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। देखो तो बेटा कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV और BV। कॉस्ट में से बोल बेटा, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना है, 90। कैसे निकाला आपने? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। चलो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना है, अगेन कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 1 2। सो कॉस्ट में से 10 और 9 19 माइनस कर दो, आ गया क्या? जिस समय का WDV निकालना है, सुनना सेंटेंस में कह रही है, जिस समय का WDV निकालना है उस समय तक जो जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सब माइनस कर दो। सो आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV निकालना है तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक जितने भी डिप्रिसिएशन थे वो सारे माइनस कर दो। सो फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट इज इक्वल टू WDV और BV ऑन दैट डेट। क्लियर? चलो आगे, पक्का लिखा सभी ने? लिखो लिखो लिखो। बोल बेटा, डाउट है कुछ? हाँ डिप्रिसिएशन, हाँ कभी जीरो नहीं होगा इसमें, करोड़ों अरबों सालों तक करते जाओ, कभी जीरो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जीरो और स्क्रैप वैल्यू आ सकता है, बट यहाँ पे जीरो कभी नहीं आएगा। वजह है, यस बेटा। एक बच्ची बोल रही सर एक बार WDV वाला वापस बता दो। जी हाँ बेटा अभी बताता हूँ, लिखा है सभी ने? एक बार फिर से बता रहा हूँ, ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ, WDV मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। एक असेट है जिसकी कॉस्ट आपको दे दी है 1 लाख, बराबर है क्या? परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंस, और आपको बोला है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 20%, बराबर है? तो बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इनटू 20%, कितना आया 20,000। बोलो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा, 80,000। नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना? एक बच्चे को बस डाउट है इसलिए वापस बता रहा हूँ। ये वापस क्या लिखोगे, 20%। अब किससे बेटा, मेथड का नाम क्या है WDV, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ईयर के WDV से। कितना आ जाएगा 16,000। बोलो बचा कितना 64,000। सो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो अगेन बोलो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,800। समझ में आएगा? बोलो कितना बचा
64 में से 10 गए, 54, 2 बार 51,200 फोर्थ ईयर का निकालना है। समझा बेटा? बस ऐसे ही करते रहना। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, गर्भ सचदेव सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 रुपये था, यहाँ पे 1 लाख रुपए, 3 जीरो मैंने ऐड कर दिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डन। स्कृति थैंक यू यार। ये शॉर्टकट भी बता देता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे करना है। ऑन कैलसी लिखो शॉर्टकट, ध्यान देना। लो बेटा सबसे पहले एसेट की कॉस्ट ले लो कैलसी पे, 1 लाख लिया बेटा, ले लिया। अब प्रेस करो मुना, प्रेस करना इनटू 20% का साइन। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डब्बा एन स्क्रीन है, देखो दिख रहा है क्या? अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? D1 बरोबर है। डायरेक्ट प्रेस करो माइनस इक्वल टू। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? वो है WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। कितना दिख रहा है? 80 क्या? अब फिर से प्रेस करो इनटू 20%। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? D2 बराबर है क्या? अब फिर से प्रेस करो माइनस इक्वल टू। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर बराबर है क्या? फिर से प्रेस करो इनटू 20%। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? D3 माइनस इक्वल टू। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। समझा क्या? डन। सर डायरेक्ट WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर निकालना है मुझे, डायरेक्ट मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। फिर से शॉर्टकट ले लो, अगेन वन मोर शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 2 फॉर डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर WDV। कैसे निकालेंगे बेटा? चौथे साल के स्टार्टिंग का WDV निकालना है। बोलो कितने साल के डिप्रिसिएशन माइनस करने पड़ेंगे? 3, 4 नहीं ना, चौथे साल की स्टार्टिंग का WDV, तो कितने डिप्रिसिएशन? 3 साल के माइनस करने। चलो लो कॉस्ट ले लो कैलसी पे कॉस्ट ले लो 1 लाख रुपीस माइनस 20% का साइन, माइनस 20% का साइन, माइनस 20% का साइन, D1 D2 D3। बोलो बचा क्या? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। सिंपल है, क्लियर? आपको काफी बार एग्जाम में MCQ में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करो 11th ईयर के स्टार्टिंग का WDV, सो इनटू इक्वल टू माइनस इक्वल टू इनटू इक्वल टू माइनस, कब तक करते बैठेंगे? तो डायरेक्ट 11th के स्टार्ट का निकालना है तो माइनस 20% कर लेंगे। ये वाला शॉर्टकट सिर्फ WDV के लिए है, ये वाला शॉर्टकट सिर्फ WDV के लिए है, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए नहीं। सर स्ट्रेट लाइन वाला भी शॉर्टकट बता दो। स्ट्रेट लाइन में कोई शॉर्टकट है नहीं, वो मेथड खुद ही अपने आप में एक शॉर्टकट है। जैसे अच्छा अभी ये है ना बेटा, एक बच्चे ने बोला अभी सर इसमें कभी जीरो नहीं आएगा ना। हाँ अब ये माइनस 20% आप लाखों साल तक करते जाओ, कभी जीरो नहीं आएगा। कैलकुलेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, आपका कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा, जवाब दे देगा, उसे नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीन पे 0 दे देगा, लेकिन उसका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। रीज़न क्योंकि आपने इसमें से 20% माइनस किया, फिर भी असेट कितनी बचेगी? 80%। फिर से आपने 20% माइनस किया, फिर भी असेट कितनी बचेगी? 80%। फिर आपने 20% माइनस किया, फिर भी असेट कितनी बचेगी? 80%। सो जो बचता है वो 80% है और वो कभी जीरो नहीं हो सकता। यस और नो? अब स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए शॉर्टकट, जी हाँ, आप अगर न्यू सिलेबस के आने के पहले ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ओल्ड सिलेबस ही आएगा, राइट? सो शॉर्टकट कैलसी फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, वैसे कोई शॉर्टकट है नहीं, बता देता हूँ। मान लो एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, बरोबर है क्या? अब आपको बोला है कि 4 साल बाद का WDV चाहिए निकाल के, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 15% या 10% समझ लो। तो कैसे होगा देखना ज़रा,
मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या पूछा है, आपको समझाने के लिए 4 साल बाद का WDV, यानी WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर, यानी कितने साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है, 1 2 3 4, 4 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है। रेट कितना है आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रेट है बोलो 15% है, तो 4 साल के रेट की टोटल करो 15%, 15%, 15%, 15%, कितना हो गया टोटल, डायरेक्ट आ जाएगा, बराबर गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, करके देख लो तो सॉल्व कर लो, आंसर उतना ही आएगा, बराबर है, सिंपल। 60% कैसे है, 15 15 15 15, ये हर साल अमाउंट सेम है ना, अमाउंट सेम, परसेंटेज सेम, दोनों सेम 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 है तो टोटल कर सकता हूँ। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, 4th स्टैंडर्ड की आपकी सुंदर वाली मैथ्स की टीचर ने आपको बताया होगा, सर मास्टर थे हमको, वही सुंदर। नेक्स्ट आ जाओ, सो अब यहाँ पे निकाल सकते हो क्या आप लोग, बोलो बेटा क्या बोला यहाँ पे, 1 जनवरी 2011 को मशीन परचेस किया, 1 लाख का 50,000 इंस्टॉलेशन दिया, बोलो कॉस्ट कितना हो गया फिर 1,50,000, बरोबर सही है क्या, बोलो क्या बोला है आगे, अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, ओहो रेट है 10%, मेथड कौन सा है बेटा आपका यहाँ पे, रिड्यूसिंग बैलेंस यानी WDV मेथड, रेट 10%, मेथड WDV, कॉस्ट दे दिया, खेल खत्म। अब बोलो हमारे पास सारे हथियार आ गए, अब आपको क्या निकाल के चाहिए, हम लोग सब निकाल के दे देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 13, आ जा बेटा 31 दिसंबर 13 तक के चाहिए ना, कब खरीदा था सेट, 1 जनवरी 2011 को, और आपको 31 दिसंबर यानी कोई भी साल में एसेट 1 साल से कम यूज़ नहीं हुआ, अच्छी बात है, अगर 1 साल से कम यूज़ होता तो 1 साल का रेट 10% है, तो उस साल कितना होता 5%, 6 महीने यूज़ होता तो 5%, 3 महीने यूज़ होता तो 2.5%, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे काफ़ी बार डेट नहीं ध्यान रखते। ईयर एंड है 31 दिसंबर, असेट कब खरीदा 1 जुलाई, तो 6 महीने का ही लगेगा पहले साल में, ईयर है 31 दिसंबर, असेट कब खरीदा 1 जनवरी, ओह वाह कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने का लगेगा पूरा, डन। सो ध्यान देना 1 जनवरी 2011 को असेट खरीदा, और कब तक करना है 31 दिसंबर 13 तक, चलो आ जाओ हो जाओ शुरू। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बोलो कितना परसेंट है, 10%, निकालो बेटा 15,000 रुपये, बोलो बचा कितना 1,35,000, ये आया WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, 1 जनवरी 12, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो फिर से 10%, 13,500, बोलो बचा कितना बेटा यहाँ पे 1,21,500, ये आया WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, 1 जनवरी 13, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 10%, बोलो कितना आया 12,150 रुपये, बोलो अब कितना बचा 1 जनवरी 2014, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बोलो कितना है बेटा, एक 21 में 12 गए, 1,11,000, 1,10,000, हाँ 1,09,500 में 150 हो गए 350, 1,09,350, चेक करो इतना ही आ रहा है क्या, सिंपल है, हाँ डन, सिंपल है, क्लियर है, पक्का। चलो एक बच्चा बोल रहा है एक बार क्वेश्चन नंबर 17 ले लो, ए गव कुछ भी मत बोल, 17 तो अभी अभी सॉल्व किया है, मुझे लगा 17 छूट गया बेटा। गव अगर मैं अभी 17 वापस लिया ना, ये बच्चों के पैर में जो गंदी गंदी चप्पलें हैं ना गारे में भरी हुई, वो फेंक के मारेंगे मेरे को अभी। ओ एक बच्चे का नेटवर्क इशू था, तो तुम सब मुझे राइटिंग में परमिशन दे दो, अगर यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे और सारे ऑफलाइन वाले बच्चे, अगर किसी का नेटवर्क इशू है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा लेट आया, तो वो उस एक बच्चे के लिए भी मैं वो सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। ये अगर सारे बच्चे मुझे लिखित में दे देते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर अपना बैच कम से कम 40 साल चलेगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बच्चे का प्रॉब्लम आएगा, समझ में आया क्या, हर दिन कोई बच्चे, हाँ नेटवर्क इशू था मैं मानता हूँ, जेन्युइन है, बट सभी बच्चों के प्रॉब्लम जेन्युइन है, तुम्हारे अकेले के जेन्युइन नहीं है। गर्व सचदेव, समझ में आया क्या। फिर तुम मुझे सब लोग बोल दो, फिर मैं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मैं फीस उस हिसाब से लेता हूँ सभी से, माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ट्राई करके देखना, एक का प्रॉब्लम नहीं है,
कल चल के कोई और बच्चा मैसेज करेगा, बोल देगा सर नेटवर्क इशू था, लाइट चली गई थी, फोन मेरा बैटरी डाउन थी, चलो वापस रिपीट करो, रिपीट करो। फिर कुछ समय बाद बच्चे ऐसा वो क्या बोलते हैं, मोगरे का वो हाथ में बांध के आएंगे, सर रिपीट नेटवर्क इशू था, यस और नो। तो वैसा करना है तो फिर हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं तो होगा क्या मालूम क्या, तुम्हारे सिर्फ अकेले के लिए यहाँ पे सारे बच्चे खाली बैठे रहेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, मेरी शक्ल देखेंगे और बोलेंगे सर का और गव का कुछ तो लफड़ा है, इसलिए सर एक बच्चे के लिए वापस पूरा का पूरा रिपीट कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ नेटवर्क इशू था, अच्छा फ़ोन लो, अच्छा वाईफाई लो, है ना, जगह चेंज करो, सारी चीज़ें चेंज करो, शायद नेक्स्ट टाइम नेटवर्क इशू ना आए। या दो दो वाईफाई लगा के रखो घर में, एक वाईफाई बंद हो गया दूसरा वाईफाई शुरू हो जाएगा, 2 सिम कार्ड लेकर के रख लो, 4G 5G 6G, है ना, मतलब सारे तरीके से तैयार हो जाओ। मानता हूँ 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होगा, लेकिन अपने करियर के लिए उतना करो प्लीज। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 19। गर्व एक बार ऑफिस में बात कर लेना। ओह वाह सो सॉरी, मैं भूल गया, हम लोग 21वीं सदी में हैं। अरे भैया ये लेक्चर रिकॉर्ड भी तो होते हैं, दिखेंगे ना तेरे को, प्ले कर ब्रो, पीछे जा, ये जाते हैं ना लेक्चर पीछे वापस, हाँ होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, तेरे दिखेगा ऐप में। ये तो ऐसी बात हो गई, सलमान खान स्टेज शो परफॉर्म कर रहा है, गौर भैया अपने लेट आए, सलमान भाई थोड़ा सा रिपीट करो, ट्रैफिक था, तो सारी स्टेप्स वापस करो, रिपीट होते हैं। ऑफिस के अंदर में एक बार बात कर एसी के ऑफिस पे, और उनसे बात करने के बाद उनको बोल दे मेरा नेटवर्क का इशू था, मुझे आज का लेक्चर वापस देखना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो बता देंगे आपको। आ जाओ, हाँ मैं भूल ही गया, अरे टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलो ना। पहले हमारे ज़माने में कुछ नहीं था, नो नोट्स, नो एसी, नो डेस्क बेंच, ताड़पत्री पे बैठते थे ज़मीन पे, हाँ वैसे था हमारे टाइम पे कुछ नहीं। अभी तो डेस्क बेंच है, एसी फैन लाइट है, पहले ब्लैक बोर्ड खड़ू, और वो चूना उड़ता था वो अलग उसका, और मॉड्यूल भी पूरा नहीं होता था एक्चुअल में, थोड़ा तुम देख लो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, है ना, ऐसा कुछ चलता था सारा सिस्टम। तो ठीक है, बट अभी तो क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है आपके पास में। लेक्चर रिकॉर्डिंग होता है क्या अवेलेबल, होता है ना लेक्चर रिकॉर्डिंग इवनिंग तक? चलो ग्रेट सार्थक, थैंक यू भाई। अब मशीन परचेज फॉर रुपीज 60 लाख, ध्यान देना मशीन कितने में खरीदा, 60 लाख में। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 10 ईयर। रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख। 2 लाख यूनिट्स होना चाहिए था, 2 लाख यूनिट्स, यूनिट्स करो यूनिट्स। ओहो इस बार यूजफुल लाइफ यूनिट्स में दी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम क्या डरते हैं क्या। आ जाओ चलो बता दो बेटा क्या पूछा है आपको यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में ध्यान देना बेटा, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में वो असेट कितने यूनिट बना रही, 20,000 पर ईयर। अच्छा ये जो पहला स्लैब है 1 to 2 ईयर, इसमें कितने साल है, 1 to 2 ईयर में कितने साल होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर, ओ 2 साल। और इसमें एक साल में कितने बनाती है, 20,000, बरोबर है ना। उसके बाद 3 to 6 ईयर में कितने साल होते हैं, 4 साल, 3 4 5 6 4 साल। इसमें हर साल कितने बना रही है, 15,000। और 7 to 10 ईयर में कितने साल है, 4 साल, 7 8 9 10, ये 4 साल टोटल देखो तो 4 4 और 2 टोटल 10 साल खत्म हो गए क्या। और वो असेट उसके पूरे लाइफ में कितने यूनिट बना रही है, 2 लाख। यहाँ पे पहले 2 साल में कितने बनाए थे, 40, बाद के 4 साल में 15,000 पर एनएम के हिसाब से 60, बाद में 25,000 एक साल का, और 4 साल के 1 लाख। टोटल का चेक कर लो, इसकी 2 लाख आ रही है क्या, यस और नो। 40 + 60 + 100 आ रहा है 2 लाख। ओ क्वेश्चन का डेटा सही दिया हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एग्जाम में चेक मत कर दे बैठना, एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना। ये लो चलो मैं निकालता हूँ। सो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा, प्लीज ध्यान देना। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, ओहो हो ये क्या कर रहा है आज हमारा लैपटॉप, आज तो सब बढ़िया चल रहा है सुबह से, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। खत्म। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड रे, बता दो बेटा प्लीज ध्यान देना।
ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड, जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है वो पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है वो पीरियड। अभी तक मैंने आंसर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया बेटा, आ जाओ। सो एक असेट है, उसकी कॉस्ट है 60 लाख। सो देखो तो जरा 1 to 2 ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आएगा, बोलो बेटा। कॉस्ट कितनी थी, बोल रहे आ भैया 60 लाख रुपए। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है एसेट का बताओ, 4 लाख रुपए, बरोबर है क्या। टोटल यूनिट्स कितने बनाएगी एसेट, 2 लाख यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है वो साल। सो पहले 2 साल में हर साल यूनिट कितने बनाती है, 20,000 इंटू 20,000। सो बोलो फर्स्ट 2 ईयर में डिप्रिसिएशन पर एनम कितना रहेगा, 60 माइनस 4 56/2 इंटू 20 56 लाख, सॉरी 28 लाख इंटू क्या बोला है 56 लाख अपन 2 लाख कितना रहे। सो 5,60,000 पर एनम। सो पहले 2 साल के स्लैब में 5,60,000 डिप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले स्लैब में पूरे दोनों साल में कितना लगेगा, 11,20,000 पर एनम है ना 560। और पहले साल में पहले स्लैब में 1 to 2 ईयर में कितने साल है, 2 साल। ये पर एनम डिप्रिसिएशन आया अपना, सिंपल था क्या। एक बार वापस जो बच्चों को नहीं समझा ध्यान देना। अब स्लैब कौन सा है, 3 to 6 ईयर। फिर से सेम फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड। सर ये फॉर्मूला कौन से केस में अप्लाई करना, सुनो, जब कभी भी आपको यूजफुल लाइफ इन यूनिट में दी है, इसी का नाम क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। यूजफुल लाइफ कैसे दिया है, यूनिट में। यूजफुल लाइफ कैसे दिया है बेटा, यूनिट में। यस और नो। डन। चलो दूसरा 3 to 6 ईयर। बोले बेटा अगेन कॉस्ट कितनी है, 60 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 4 लाख, टोटल यूनिट 2 लाख इंटू जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है उस पीरियड में पर एनम कितने यूनिट बना रहे, 15,000। बता कितना आएगा, हाँ 4 लाख, ओके 4,20,000 पर एनम। तो बताओ इस लैब में टोटल 4 साल है, 1 साल का 4,20, 4 साल का कितना हो जाएगा, 16,80। पर हमें पर एनम पूछा है ना। श्रुति बोल रही है सर वी नीड टू डू फॉर 2 years देन यूनिट प्रोड्यूस विल बी 40,000। बेटा श्रुति में आपका सवाल ही नहीं समझा, आप इधर कॉन्सेंट्रेट करो एक बार फिर से। 7 to 10 ईयर में अगेन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 60 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख अपॉन टोटल यूनिट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय जिस साल में कर रहे हैं उस साल का कितना है बेटा, 25,000। बता कितना है बेटा यहाँ पे पर एनम, 7 लाख। खेल खत्म, चेक कर लो 560 420 आ रहा है क्या, 560। अरे आगे का तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। स्कृति देखो बेटा एक बार ये समझ में आएगा जो मैंने बोला, ये बता दो पहले। ये समझ में आएगा सभी को, सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अरे बाबा ये फॉर्मूला है अपना, असेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। ये समझ में आएगा, हर बार यही फॉर्मूला यूज किया मैंने। देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितने दिए थे क्वेश्चन में, 2 लाख। जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है वो पीरियड का। अब 1 to 2 ईयर में हर साल 20,000 यूनिट बनाते हैं, 20,000। तो 1 to 2 ईयर के स्लैब में पर एनम डिप्रिसिएशन रहेगा 560। समझ में आया क्या। इधर में 3 to 6 ईयर में पर एनम 15,000, 7 to 10 में पर एनम 25,000, बराबर। तो हर साल का पर एनम का डिप्रिसिएशन आ गया। सो अगर आपसे कोई पूछता है ए मुन्ना अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे 9th ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ, बोलो फटाक से बताओ 2 सेकंड में कितना रहेगा 9th ईयर का। अरे 9th ईयर का डिप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ, 7 लाख, वेरी गुड। ढूंढो 9th ईयर कहाँ पे आता है, पहले 1 से 2 साल में 9th ईयर आता है क्या, ना। 3 to 6 में 9th ईयर आता है क्या, ना। 9th ईयर आएगा इस स्लैब में 7 8 9 9 9 10, 7 8 9 10।
सो 9th ईयर कौन से स्लैब में आ रहा है? चौथे वाले। तो चौथे वाले स्लैब का डिप्रिसिएशन क्या है ढूंढो। चौथे वाले स्लैब का डिप्रिसिएशन है पर लैख 7 लाख, पर ईयर 7 लाख। अब आपको मैंने पूछा थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ। थर्ड ईयर कौन से स्लैब में आता है? 1 to 2 में? नो, 3 to 6 में। हाँ, सो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 420। ये बात समझ में आई क्या सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज़ एक बार पूछो। एक बच्ची किधर है? स्कृति ने कुछ तो पूछा था। स्कृति समझ में आया बेटा? डन, ऑल सेट, क्लियर? यस सर, पर ईयर यूनिट्स प्रोड्यूस इज 2,20,000 फॉर 1 ईयर, देन सर यूनिट प्रोड्यूस फॉर 2 ईयर्स मीन्स 40,000। हाँ स्कृति बिल्कुल सही बोली। अच्छा समझा मैं, स्कृति का डाउट बहुत इजी पीजी है। स्कृति बोल रही है यहाँ पे पहले स्लैब में 2 साल है, 1 साल का 20,000 यूनिट है। तो मुन्ना हम लोग डिप्रिसिएशन पर एनम निकालते या पर 2 ईयर, पर 10 ईयर, पर 3 ईयर निकालते हैं? डिप्रिसिएशन कैसे निकालते? पर एनम, पर एनम, पर एनम निकालते तो यूनिट भी पर एनम ही लेंगे ना। यस और नो? स्कृति स्कृति बोल रही है नहीं नहीं सर, पहले स्लैब में 2 साल थे, 2 साल है, ये 20,000 1 साल के, तो 2 साल के 40 लो। ठीक है स्कृति, मैं 40 ले लेता हूँ। बोल, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या है बेटा? टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय। स्कृति बोल रही है 40,000 यूनिट लो। ठीक है बता, मतलब स्कृति ने 1 और 2 ईयर दोनों के यूनिट को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन भी निकलेगा स्कृति वो 1 और 2 यूनिट का जोड़ा हुआ निकलेगा। श्रुति बता कितना आ जाएगा फिर? ये 11,20,000 आ रहा है क्या? चेक करो, देखो ना कॉस्ट कितना था सेट का? 60 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40,000, तो ये 11,20,000 ही आना चाहिए। ये डिप्रिसिएशन कौन सा है स्कृति? ये डिप्रिसिएशन है 1 and 2 श्रुति, बट ये तेरा आंसर है नहीं, हमें डिप्रिसिएशन पूछा है पर एनम। तो फिर से श्रुति अब क्या करेगी? इसको अलग अलग करेगी और फिर से श्रुति बोलेगी 65 65। तो हमने भी तो ये निकाला डायरेक्ट। समझ में आया क्या? पक्की बात? ऐसे 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 खा रहे हो, मैं डायरेक्ट खिला रहा हूं। डन? चलो इतना कह के मैं आज के 2 शब्द मेरे समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।